स्टडी विद गानिया। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी का जो चैप्टर पढ़े जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत संरचनाएं। मतलब प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत कौन कौन सी संरचनाएं हैं, हम आज उनके बारे में जानेंगे। पिछली वीडियो में हमने हिमालय तथा उसकी उत्पत्ति व उसकी विशेषताएं तथा नदियों के आधार पर हिमालय के विभाजन के बारे में समझा था। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कौन है, पठार तथा उसकी संरचनाएं। तो कह रहा है सबसे पहले जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो संरचना आती है वो है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से पर है। उत्तर पश्चिम हिस्सा हम कैसे जानेंगे, तो मैप पे अगर हम देखेंगे दिशा तो ये कुछ इस तरह है। तो ऊपर नॉर्थ रहता है, नीचे साउथ, इधर वेस्ट और इस साइड ईस्ट। तो उत्तर पश्चिम क्या हो गया, उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये, उत्तर ये हो गया और पश्चिम ये हो गया। तो इसकी दिशा कहाँ हो गई, इस कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो यह प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर विस्तृत है तथा इसकी लंबाई कितनी है, 800 किलोमीटर। देखते हैं इसे मैप पे हम। देखिए प्रायद्वीपीय भारत के ये उत्तर पश्चिमी ये आपका मैप इस तरह हो गया। तो उत्तर पश्चिमी हिस्से पर है तथा इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है वो कितनी है, तो 800 किलोमीटर है, ठीक है। फिर देखते हैं, कह रहा है गुजरात के पालनपुर से लेकर उत्तर पूर्व की तरफ दिल्ली के मजनू टीला तक यह पर्वत विस्तृत है तथा पर्वत की जो अधिकतम लंबाई है वो कहाँ है, राजस्थान। इस तरह हमें क्या पता चला कि ये पर्वत कहाँ कहाँ विस्तृत है, तो गुजरात में है, राजस्थान में है तथा दिल्ली के मजनू टीला तक विस्तृत है। कौन सा पर्वत, तो अरावली पर्वत। ये हम यहाँ गुजरात से स्टार्ट होता है तो अधिकांश भाग इसका राजस्थान में है और दिल्ली के मजनू टीला तक यह विस्तृत है, अरावली पर्वत, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके दक्षिणी भाग को जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है तथा दिल्ली के पास इसे दिल्ली रिज के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वत को दक्षिणी भाग में जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि अरावली पर्वत को दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो जरगा पहाड़ी के नाम से। और दिल्ली के पास जो इसका पर्वत का विस्तार है ये किस नाम से प्रसिद्ध है, तो दिल्ली रिज। तथा जो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है उसे हम कहते हैं गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में। अब माउंट आबू हम किसी और भी चीज़ की वजह से जानते हैं, ये जैनों का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है वो यहीं स्थित है। कौन सा मंदिर, तो जैनों का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू में। अब माउंट आबू में क्या है, तो अरावली पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अरावली पर्वत को पश्चिम से पूर्व की दिशा में बनास नदी पार करती है ना। पश्चिम से पूर्व आपका किधर हो गया, पश्चिम से पूर्व दिशा में। अगर अरावली पर्वत इस तरह विस्तृत है आपका, ये अरावली पर्वत है, तो बनास नदी कुछ इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर इसे पार करती है तथा चंबल नदी में गिर जाती है। अभी हम इसे मैप पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो आपको रेड लाइन दिख रहा है ये अरावली पर्वत है और पश्चिम से पूर्व की दिशा में देखिए ये बनास नदी जा रही है और यहाँ पे चंबल नदी, ये चंबल नदी है तो चंबल नदी में ये मिल जा रही है, ठीक है। ये चंबल है और इसके ऊपर यहाँ देखिए ये गंगा है, ये यमुना है, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं। अब अरावली पर्वत बस इतना ही था। अब हम आते हैं मालवा पठार पे, ठीक है। मालवा पठार कहाँ स्थित है, तो अरावली तथा विंध्य के बीच में मालवा पठार स्थित है। इसे हम मैप पे देखते हैं। तो ये देखिए अगर आपका ये अरावली है और इधर जो ये रेड लाइन दिख रहा है ये विंध्य का पर्वत और यह जो ग्रीन कलर का सिंबल है इसे ही हम मालवा पठार कहते हैं, ठीक है। तो यह अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में स्थित है मालवा पठार। फिर कह रहा है कि इसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले लावा से हुआ है, इसी कारण यहाँ काली मिट्टी की उपस्थिति पाई जाती है। मालवा पठार की उत्पत्ति कैसे हुई, तो प्राचीन काल में अगर ज्वालामुखी है, ठीक है, अब ज्वालामुखी फटा तो इसके इधर से कुछ लावा गिरता है, ठीक है। ये लावा गिरा यहाँ इधर से। अब ये जैसे जैसे ठंडा होता गया तो ये चट्टान की तरह सख्त होता गया, ठीक है, कठोर होता गया। अब जब ये कठोर हो गया और धीरे धीरे जब हम देखते हैं आग धीरे धीरे ठंडा होता है वो काला पड़ जाता है। तो वो जो काली यहाँ पे इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पे काली मिट्टी की उपस्थिति है।
अब आगे बढ़ते हैं। जो मालवा पठार का ढाल है या उत्तर की तरफ है, या उत्तर यानी इस तरफ, उत्तर की तरफ है, इसी कारण चंबल, बेतवा, काली सिंध। मालवा पठार के अंतर्गत कौन कौन सी नदी निकलती है? तो चंबल नदी, बेतवा नदी तथा काली सिंध नदी। यह किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो उत्तर दिशा में। इसे भी हम मैप पे देख लेते हैं। ये आपका मालवा पठार है, तो इसके अंतर्गत देखिए ये चंबल नदी निकल रही है, ठीक है, काली नदी, और ये जाके कहाँ गिर रही है? उत्तर की ओर बह रही है, और कहाँ गिर रही है? तो यमुना नदी में गिर रही है ना। ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी है। फिर देखते हैं आगे। ये आपका हो गया मालवा पठार। मालवा पठार बस इतना ही है। फिर आगे देखते हैं छोटा नागपुर पठार। हम दो पढ़ा, एक अरावली पर्वत पढ़ लिया, एक मालवा पठार पढ़ लिया। अरावली सबसे उत्तर पश्चिम में अरावली है, उसके नीचे क्या है? मालवा पठार है। अब हम पढ़ेंगे छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार झारखंड व पश्चिम बंगाल में विस्तृत है, ठीक है, तथा इसके उत्तर पूर्व में राजमहल पहाड़ी है, जिसकी मुख्य अवस्थिति कहाँ है? झारखंड में स्थित है। और छोटा नागपुर पठार से दो प्रमुख नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी है? तो दामोदर तथा स्वर्णरेखा। अब हम छोटा नागपुर पठार देख लेते हैं कहाँ पे। तो देखिए ये जो है, ये आपका ग्रीन कलर का सिंबल, ये छोटा नागपुर पठार है, और इस यहाँ उत्तर पूर्व में कुछ रेड कलर का डॉट दिख रहा है आपका, ये आपका राजमहल पहाड़ी है, और यहीं पे झारखंड की अवस्थिति। अब यहाँ से कह रहा है कि इस पठार से आपका छोटा नागपुर पठार से दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी निकलती है। तो हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए ये हो गया आपका, ये आपका है छोटा नागपुर पठार। यहाँ पे राजमहल पहाड़ी है, तो दामोदर बिल्कुल इसके बीचों बीच से होकर निकलती है। तो कहाँ गिर रही है? तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में गिर रही है ना। और आपका जो स्वर्णरेखा नदी है वो यहाँ से गिरती है, ये भी कहाँ गिर रही है? तो खंबात की खाड़ी, ठीक है। दो नदियाँ निकल रही है, किससे? छोटा नागपुर पठार से, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। अब हम इन दोनों नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं, दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी। तो सबसे पहले दामोदर नदी के बारे में देख लेते हैं। तो कह रहा है कि दामोदर नदी पठार के बीचों बीच अपनी भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, पूर्व की ओर, ये किस ओर प्रवाहित होती? पूर्व की ओर। पूर्व किस तरफ है? इस तरफ। पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में गिर जाते हैं। अभी हमने देखा कि अगर पठार है छोटा नागपुर पठार, तो इसके बीचों बीच से अपनी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होते पूर्व में गिरती है तथा पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में गिर जाती है, ठीक है। यह नदी पठार को दो भागों में विभाजित करती है। यह नदी पठार को दो भागों में विभाजित करती है, हजारीबाग पठार तथा रांची पठार। दामोदर नदी जो हजारीबाग पठार है वो उत्तर में स्थित है दामोदर नदी के, और रांची पठार है वो दक्षिण में स्थित है। रांची पठार को संप्राय मैदान का भी भाग कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे है, ये आपका छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार है यहाँ पे, तो इसके बीचों बीच से गुजर रही है, तो दो भागों में बट रही है, उत्तरी पठार और दक्षिणी पठार। तो जो उत्तरी पठार है यह आपका क्या हो गया? हजारीबाग पठार, और दक्षिणी जो पठार है यह है आपका रांची पठार, ठीक है। फिर देखते हैं ये जो रांची पठार है वो किस मैदान का उदाहरण है? तो संप्राय मैदान। अब हम कहेंगे कि संप्राय मैदान किसे कहते हैं? तो ऐसा मैदान जहाँ टीले या शिखर नहीं पाए जाते। टीले या शिखर मतलब हमने हमेशा देखा है कि मैदानी पठारों में कुछ इस तरह के टीले बने होते हैं, है ना। टीले, इसे जो ऊपर वाला भाग इसे हम क्या कहते हैं? शिखर। तो टीले या शिखर इस मैदान, जो रांची का पठार है, पठार में ऑब्वियसली टीले और शिखर होते हैं इस प्रकार से उबड़ खाबड़। तो लेकिन ये जो पठार है ये संप्राय मैदान, यानी कि इसमें टीले और शिखर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये आपका दामोदर नदी हो गया। अब हम आते हैं स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी के इस नदी के तट पर रांची स्थित। हमने देखा कि दामोदर नदी ये आपका छोटा नागपुर पठार है, इसको दो भागों में विभाजित करी, उत्तरी पठार और दक्षिणी पठार। उत्तरी जो पठार है वो हजारीबाग का पठार है, और नीचे दक्षिणी जो पठार है वो रांची पठार। तो रांची पठार में ऑब्वियसली रांची भी स्थित है, तो नीचे यहाँ रांची पठार पर से ही स्वर्णरेखा नदी गुजरती हुई पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर क्या है हमारा? तो बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नोट, अब हम देख लेते हैं, भारत में 3 नदियाँ भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती हैं। अपना भ्रंश किसे कहते हैं? तो भ्रंश जो कुछ इस प्रकार से अपना ही ढाल बनाती है उसे हम भ्रंश घाटी कहते हैं। तो कौन कौन है? नर्मदा है, तापी है और दामोदर है।
अब दामोदर के बारे में अभी हमने पढ़ा कि छोटा नागपुर पठार में दामोदर अपने भ्रंश में पूर्व की ओर गिरते हुए कहाँ गिरती है, तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पे गिरा है। और नर्मदा नदी और तापी नदी कहाँ है, तो हमने पिछली वीडियो में देखा था सतपुड़ा पर्वत कुछ इस तरह है। तो इसके उत्तर में नर्मदा नदी पश्चिम की ओर अपना जल गिराती है और पूर्व की ओर तापी नदी पश्चिम की ओर अपना जल गिराती है ना। और ये तीनों कैसी नदियाँ हैं, तो अपने भ्रंश में प्रवाहित होती है ये तीनों नदियाँ। फिर आते हैं अगले पठार पे, ये है अब हम आते हैं मेघालय या शिलोंग, यानी मेघालय पठार को भी हम शिलोंग पठार के नाम से जानते हैं। तो कहता है इसमें क्या बोल रहा है कि यह स्वतंत्र पठार ना होकर प्रायद्वीपीय भारतीय पठार का हिस्सा है। इसकी अवस्थिति हिमालय के समीप है, लेकिन वास्तव में यह राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार है। अब इसे हम समझते हैं मैप पे। ये आपको कुछ 5 पर्वत देख रही है, यहीं पे आपका ये गोल सा है, यहीं पे आपका शिलोंग पठार स्थित है। और हिमालय हमारा कहाँ है, तो हिमालय हम देखते हैं कि हिमालय का विस्तार इस तरह आता है, तो यहाँ आके दक्षिणावर्ती मोड़ लेता है ना, नीचे इधर मुड़ जाता है, जिसे हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से यहाँ हिमालय को जानते हैं। और शिलोंग पठार भी यहीं पे पूर्वोत्तर भारत में, तो ये अगर हिमालय के समीप है तो इसे हिमालयी पर्वत ही कहा जाता है। बट यहाँ की जो चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय भारत की जो पठार हैं उसके समान है ना। शिलोंग पठार की जो चट्टानें हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानों के समान है, यानी कि ये जो राजमहल पहाड़ी इस चट्टानों के समान प्रतीत होती है ये। अब इसका रीज़न क्या है, तो कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये जो आपको गैप दिख रहा है ये गैप नहीं था, ठीक है। ये दोनों मिले हुए थे, ये प्रायद्वीपीय पठार और शिलोंग पठार ये दोनों आपस में मिले हुए थे, लेकिन धीरे धीरे भ्रंशन के कारण ये दोनों पठार अलग हो गए और ये जो गैप बना इसे हम किस गैप के नाम से जानते हैं, तो मालदा गैप के नाम से। मालदा गैप के द्वारा ये शिलोंग पठार तथा राजमहल पहाड़ ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, राजमहल पहाड़ी का पूर्वी विस्तार कहते हैं। अब कह रहा है इस पठार के अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ आती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। हमने काफ़ी पढ़ा है गारो, खासी, जयंतिया जो कि मेघालय में अवस्थित है, लेकिन 2 और पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आती हैं, मिकिर व रेंगमा, जो कि किस राज्य में अवस्थित है, तो असम में। जो इस शिलोंग पठार हो गया, हमने देखा शिलोंग पठार, तो इसके अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ शामिल है, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, रेंगमा। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ अवस्थित है, तो मेघालय में, और मिकिर, रेंगमा कहाँ स्थित है, असम में। इसे हम मैप पे देखते हैं। देखिए ये आपका हो गया मेघालय पठार, तो ये गारो है, ये खासी है, ये जयंतिया है, ठीक है। ये तीनों पठार कहाँ है, मेघालय में। और यहाँ है मिकिर है और रेंगमा है, ये कहाँ स्थित है, तो असम में। ये पांचों जो पठार हैं ये किसके अंतर्गत आती है, शिलोंग पठार के अंतर्गत, ठीक है। पहाड़ियाँ सबसे जो ऊंची चोटी है शिलोंग पठार की, जो सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। अब ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है कि नोकरेक किस पहाड़ी के अंतर्गत आती है, कहाँ की चोटी है, तो ये शिलोंग पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, नोकरेक। और यह किस पहाड़ी के अंतर्गत आती है, तो गारो के। गारो कहाँ है, तो मेघालय में अवस्थित है, ठीक है। फिर आते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब हम शिलोंग हो गया, अब आगे है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी में मालवा पठार के दक्षिण में यह स्थित है तथा इसका विस्तार कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। अभी हमने मालवा पठार के बारे में पढ़ा, पहले था हमारा ये मैप पे से देख लेते हैं। ये आपका हो गया मालवा पठार, और इसके ये जो दिख रहा है आपका रेड कलर का लाइनिंग, ये है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है पूर्व में इसे भांडेर पहाड़ी और कैमूर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। विंध्य के दक्षिण में नर्मदा की भ्रंश घाटी स्थित है, और तथा नर्मदा के दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पहाड़ी अवस्थित है, और यह उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। देखते हैं मैप पे। अभी हमने पढ़ा ये आपका अरावली पर्वत श्रेणी, ये रेड डॉट पढ़ा था। उसके बाद क्या आया था, मालवा पठार आया था। फिर ये आया है विंध्य पर्वत श्रेणी। ये जो है ये उत्तर भारत इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। और जो इसके दक्षिण में जो गुजर रही है ये कौन सी नदी है, तो ये आपका नर्मदा नदी है ना। किधर ये बह रही है, तो नर्मदा अपने भ्रंश में पश्चिम की ओर बहती हुई यहाँ पे कौन सा
किस जगह पे गुजर जाती है, तो गुजरात में गिरती है। ठीक है। और नर्मदा के दक्षिण में क्या है, तो ये जो आपको थ्री कलर की लाइन दिख रहे हैं, ये आपके क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कह रहा है कि अब सतपुड़ा पर्वत पे आते हैं ना। विंध्य देख लिया हमने, विंध्य के दक्षिण में क्या था, नर्मदा नदी, और नर्मदा के दक्षिण में क्या है, तो सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार गुजरात महाराष्ट्र में है और यह एकमात्र ब्लॉक पर्वत यानी जो ब्लॉक रहते, बंद रहते। तो सतपुड़ा के जो यहाँ अगर सतपुड़ा पहाड़ है तो इसके उत्तर में नर्मदा अपने भ्रंश में बहती है और इसके नीचे तापी अपने भ्रंश में बहती है। इस तरह से एक प्रकार से नर्मदा और तापी के बीच ब्लॉक होके रह गया है, तो इसे हम ब्लॉक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर 3 पहाड़ियों के रूप में विस्तृत है, राजपीपला, महादेव, मैकाल। इसे हम मैप पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखा ये अरावली पर्वत श्रेणी था, अरावली पर्वत श्रेणी, फिर आया मालवा का पठार, फिर आया यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रेणी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी, और यहाँ पे आपका आता है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये देखिए 3 डॉट में है ना, 3 जगह विस्तृत है, 3 पहाड़ियों में। तो यहाँ जो है ये आपका पहला राजपीपला है, दूसरा महादेव है, चौथा क्या है, अमरकंटक है ना, ये सॉरी मैकाल है ना, राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी। अब कह रहा है कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़, ये महादेव पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर। सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ है, तो महादेव कौन सा पर्वत है, तो ये बीच वाला पहाड़ी महादेव पर्वत है, यहीं पे क्या है, धूपगढ़ चोटी है। अब आगे देखते हैं। और उसके बाद है मैकाल जो तीसरी वाली है, ये आपका यहाँ एक राजपीपला, फिर है महादेव और तीसरी मैकाल। तो मैकाल पर ही मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, अमरकंटक, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1036 मीटर। ये भी हम मैप पे देखते हैं। ये आपका है मैकाल पहाड़ी, और यहाँ ब्लैक कलर का डॉट दिख रहा है, यही क्या है, आपका अमरकंटक चोटी है। अब कह रहा है मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में सीमा बनाती है। जो मैकाल पहाड़ी हमने देखा, ये मध्य प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऊपर में मध्य प्रदेश है और नीचे छत्तीसगढ़, इनके बीच में क्या करती है, मैकाल पहाड़ी अपनी सीमा बनाती है। फिर कह रहा है अमरकंटक के समीप से ही नर्मदा और सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर अपने भ्रंश में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तथा सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पटना के पास गंगा नदी में गिर जाती है। अब हम देखते हैं अमरकंटक कहाँ है, तो यहाँ पे अमरकंटक है, तो इधर उत्तर की ओर जो बह रही है ये आपकी सोन नदी हुई, और इधर दक्षिण की ओर पश्चिम की ओर जो बह रही है वो नर्मदा नदी देखिए गुजरात की खंबात, ये सक्रिय जगह है, इसे हम क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी। और सोन नदी जो इधर गुजर रही है ये कहाँ पे, पटना, यहाँ पे है पटना के पास, और ये इधर से जो लाइन आ रहा है ये गंगा नदी है, गंगा नदी के पास मिल जाती है पटना के पास। और दोनों नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकल रही हैं। ठीक है। फिर आते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, धूपगढ़ चोटी हमने देखा अभी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में 3 पहाड़ियाँ हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। तो जो बीच में महादेव पहाड़ी है यहीं पे धूपगढ़ चोटी है, और इसी के अंतर्गत कौन सा है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व अवस्थित है। अब हम देखते हैं दक्कन पठार है ना। दक्कन पठार इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो सतपुड़ा पश्चिम व पूर्वी घाट के मध्य, पश्चिम व पूर्वी घाट के बारे में भी हम विस्तार से पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो इसकी अवस्थिति सतपुड़ा पश्चिम व पूर्वी घाट के मध्य है, इसे हम पूर्वी भाग का विदर्भ भी बोलते हैं। ठीक है। मुख्यतः यह दक्कन ट्रैप चट्टानों से बना हुआ है, और पठार के अंतर्गत ही दंडकारण्य का पठार है। ठीक है। देखते हैं ऐसे मैप पे दक्कन पठार की अवस्थिति। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का गैप दिख रहा है, यही आपका दक्कन पठार है, और इसी पठार के अंतर्गत दंडकारण्य का पठार भी है। ठीक है। और इसकी अवस्थिति कहाँ है, तो सतपुड़ा हमने देखा, ये 3 श्रेणियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की है, राजपीपला, महादेव, अमरकंटक, और इसी के यहाँ पे ये हो गया दक्कन पठार। और यहाँ पे ये जो आपको लंबा सा लाइन दिख रहा है ये आपका पश्चिमी घाट है, और इधर से आपका पूर्वी घाट है, तो इन दोनों के बीच अवस्थित है दक्कन पठार। फिर आते हैं
दक्कन पठार के अंतर्गत अभी हमने पढ़ा कि दंडकारण्य पठार है, जिसका विस्तार मुख्यतः कहाँ है, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में। और दंडकारण्य पठार के अंतर्गत क्या है, तो बस्तर का पठार। और बस्तर का पठार किसके लिए जाना जाता है, तो टिन के भंडारण के लिए। यह भारत में टिन का एकमात्र भंडार कहाँ पे पाया जाता है, तो बस्तर पठार के अंतर्गत। यह कहाँ स्थित है, तो दंडकारण्य के दक्षिण में। यानी कि अगर आपका दक्कन पठार कुछ इस तरह से है, तो इसके बीचों बीच दंडकारण्य पठार और इसके दक्षिण में यहाँ पे स्थित है बस्तर का पठार। और यहाँ पे क्या पाया जाता है, तो टिन का यह एकमात्र भंडार है। अब कह रहा है कि इस दक्कन पठार के अंतर्गत जो संरचना शामिल है वो हरिश्चंद्र घाटी है, बालाघाट घाटी है, अजंता घाटी है और अजंता पहाड़ी है और गाविलगढ़ है। यह सारे कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में हैं। ठीक है, आज की ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन से प्रायद्वीपीय भारत के जो संरचना पढ़ा प्रायद्वीपीय पठार का, वो कौन कौन सा पढ़ा। तो यहाँ पे पढ़ा हमने अरावली पर्वत श्रेणी, मालवा का पठार। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका था ये हो गया मालवा का पठार। ठीक है, फिर विंध्य पर्वत श्रेणी, ये विंध्य पर्वत श्रेणी था। फिर आगे आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। फिर इधर छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही राजमहल पहाड़ी स्थित थी। और यहाँ पे आपका शिलोंग या मेघालय का पठार, जिसके अंतर्गत 5 पहाड़ियाँ शामिल हैं, गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर व रेंगमा। गारो, खासी, जयंतिया कहाँ स्थित थी, तो मेघालय में, और मिकिर, रेंगमा कहाँ थी, तो असम में। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत है, क्यों, तो इसके उत्तर में कौन है, नर्मदा नदी है, और दक्षिण में तापी नदी है। दोनों क्या करती हैं, इसको एक तरह से बंद कर देती हैं। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा दक्कन का पठार, जिसके अंतर्गत क्या था, दंडकारण्य पठार था। ठीक है, इतना कुछ पढ़ लिया। अब हम अगली वीडियो में पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी पर्वत, अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ी, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।